हेलो दोस्तों। सीजन 3 के बाद अब बढ़ते हैं सीजन 4 की ओर। द वॉकिंग डेड सीजन 4 में टोटल 16 एपिसोड हैं और इन्हें भी मैं 4 पार्ट में कंप्लीट करने वाली हूँ। ये वीडियो सीजन का पहला पार्ट है जिसमें होंगे एपिसोड 1, 2, 3 और 4। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। सीजन 4 में सीजन 3 के कुछ महीने बाद का समय दिखाया गया है। प्रिजन में रिक ने एक काउंसिल बना दी है जिसके मेंबर्स हैं रिक, ग्लेन, कैरोल, डैरिल और साशा। प्रिजन में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका था। एपिसोड की शुरुआत रिक से होती है जो कि अपना मुंह धोते हुए एक नजर अपने गार्डन की ओर मारता है। प्रिजन की फेंसिंग के चारों तरफ बहुत ज्यादा अमाउंट में वॉकर्स इकट्ठा थे। उनमें से एक वॉकर की आंखों से खून बह रहा था। रिक गाना सुनते हुए अपनी गार्डनिंग करता है। तभी उसे एक M1911 हैंडगन मिलती है। रिक उस गन को देखता है और चुपचाप उसे अपनी व्हील बैरो में फेंक देता है। तभी कार्ल रिक के पास आता है और उसे कंप्लेन करता है कि रिक ने कार्ल को क्यों नहीं उठाया। रिक कार्ल को एक्सप्लेन करता है कि वो रात को देर तक कॉमिक्स बुक पढ़ रहा था। रिक ने इसीलिए उसकी नींद को खराब करना ठीक नहीं समझा। कार्ल देखता है कि वहीं पर एक पिग जिसका नाम उसने वॉयलेट रखा था वो कुछ बीमार नजर आ रहा था। कार्ल वॉयलेट के बारे में रिक से बात करता है। कैरोल सभी प्रिजन के रेजिडेंट्स के लिए खाना बनाती है और डैरिल उन लोगों के लिए हंटिंग करके लाता है। सभी लोग डैरिल और कैरोल को इसके लिए थैंक्स कहते हैं। कैरोल खाना बनाने की ड्यूटी पैट्रिक को ट्रांसफर करके डैरिल से बात करने के लिए चली जाती है। कैरोल डैरिल का ध्यान फेंसिंग के बाहर इकट्ठा हुए वॉकर्स की तरफ दिलाती है। कैरोल का मानना था कि इतनी संख्या में वॉकर्स वहां पर कभी भी इकट्ठा नहीं हुए थे जितने कि उस दिन दिखाई दे रहे थे। अब फोकस ग्लेन और मैगी की तरफ किया जाता है। ग्लेन और मैगी इस बीच शादी कर चुके थे और अब एक साथ थे। ग्लेन मैगी से कहता है कि उस दिन होने वाली सप्लाई रन में मैगी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैगी इसके लिए पहले तो मना करती है लेकिन ग्लेन के समझाने पर वो प्रिजन में ही रुकने के लिए मान जाती है। कैरन कई सर्वाइवर्स के साथ फेंसिंग के बाहर मौजूद वॉकर्स को मार रही थी। तभी टायरस उससे मिलने के लिए आता है और उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग से ये समझ में आता है कि टायरस और कैरन के बीच में भी एक बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप शुरू हो चुका था। टायरस कैरन को बताता है कि वो सप्लाई रन के लिए बाहर जाने वाला है और वो कैरन को किस करके उससे विदा लेता है। लेसी एक छोटी सी बच्ची थी जो कि बाकी बच्चों के साथ फेंस के बाहर खड़े हुए वॉकर्स को देखकर उनके बारे में बात कर रही थी। लेसी ने उन वॉकर्स के नाम रखे हुए थे। तभी कार्ल और पैट्रिक वहां पर आते हैं। कार्ल लेसी के मुंह से वॉकर्स के नाम सुनकर उसे इस बात पर टोकता है जिसके कारण लेसी उससे गुस्सा हो जाती है और बाकी बच्चों के साथ वहां से चली जाती है। रिक और हर्षल आपस में क्रॉप्स की प्लांटेशन को लेकर बात करते हैं। हर्षल को ऐसा लगता है कि वहां पर और प्लांटेशन कर देना चाहिए। तभी वो दोनों देखते हैं कि मिशॉन बाहर से लौट कर आ गई है। मिशॉन लगातार गवर्नर की खोज में बाहर जाया करती थी और वापस आते वक्त वो काम की कई चीजें लेकर आती थी। इस बार वो कार्ल के लिए कॉमिक बुक्स लाई थी। इन लोगों के ग्रुप ने जंगल में कई एनिमल ट्रैप्स लगाए हुए थे जिनमें एनिमल के फंसने के बाद वो लोग वॉकर्स के पहुंचने से पहले उन एनिमल्स को अपने फूड के रूप में यूज करने के लिए प्रिजन में ले आया करते थे। मिशॉन तुरंत ही उस ग्रुप के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है जो कि उन एनिमल्स को लेने जाने वाला था। हर्षल रिक को रोकता है और उसे कहता है कि काउंसिल मेंबर्स ये चाहते हैं कि रिक जब भी प्रिजन से बाहर जाए वो अपनी गन अपने साथ लेकर जाए। रिक हर्षल की इस बात को मान लेता है और अपनी गन अपने साथ ले लेता है। कार्ल रिक के पास आकर कहता है कि उसे भी सप्लाई रन पर जाना है और वो अब बड़ा हो चुका है, जबकि रिक उसे सजेस्ट करता है कि उसे पैट्रिक के साथ रहना चाहिए और सभी बच्चों के साथ जाकर कहानी सुननी चाहिए। इस एपिसोड में हमें कई नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि पहले वुडबेरी के रेजिडेंट थे और अब प्रिजन में आकर रह चुके थे। इनमें से एक था जैक जो कि सप्लाई रन पर जाने से पहले बैथ से मिलने के लिए जाता है। बॉब भी साशा के पास आता है और उसे बताता है कि उसे भी सप्लाई रन पर उन लोगों के साथ जाना है। साशा उसे सप्लाई रन पर साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। रिक प्रिजन के बाहर
फंसे हुए एनिमल को लेने के लिए जाता है, तब उसे लगता है कि एक वॉकर उस एनिमल के पास पहुंच रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो महसूस करता है कि वो वॉकर नहीं, एक औरत थी जिसे उसने वॉकर समझा था। रिक तुरंत ही उस ओर पहुंचता है और उस औरत क्लारा को गन पॉइंट पर ले लेता है। क्लारा रिक से अपने को छोड़ देने के लिए कहती है और उसे बताती है कि वो और उसका हस्बैंड दोनों बहुत दिन से भूखे थे। क्लारा रिक से मदद चाहती थी। वो चाहती थी कि रिक उस एनिमल को उठा ले और उसके हस्बैंड तक उस एनिमल को पहुंचाने में उसकी मदद करे। रिक क्लारा की बात सुनकर उसे खाने के लिए कुछ ब्रेड देता है। वो औरत क्लारा रिक से पूछती है कि क्या उसका कोई ग्रुप है और क्या वो क्लारा और उसके हस्बैंड को अपने ग्रुप में रहने के लिए जगह देगा। रिक क्लारा को क्लियर करता है कि वो पहले उसके हस्बैंड से मिलेगा और उससे 3 क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसके हस्बैंड ने रिक को सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे दिए तब वो उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेगा। रिक क्लारा के साथ उसके हस्बैंड से मिलने उनके कैंप की डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। सप्लाई रन टीम एक शॉपिंग मॉल के बाहर पहुंच जाती है। वहां पर बातों बातों में जैक डेरिल से जानना चाहता था वो इन सब से पहले क्या किया करता था। जैक गैस करता है कि डेरिल जरूर एक कॉप रहा होगा। डेरिल इसके जवाब में हंस देता है। वो सभी उस शॉपिंग मॉल के अंदर एंटर कर जाते हैं और हमें शॉपिंग मॉल के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और छत पर बहुत सारे वॉकर्स मौजूद थे। रिक और क्लारा जब जंगल में से गुजर रहे थे तब क्लारा रिक को अपने बारे में बताती है कि वो और उसका हस्बैंड हनीमून के लिए जाने वाले थे, लेकिन तभी उन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो गई। वो दोनों जब दूसरी फ्लाइट लेने वाले थे तभी वहां पर वॉकर्स ने अटैक कर दिया। क्लारा आगे बताती है कि वहां मौजूद सभी लोगों में से बस क्लारा और उसका हस्बैंड एडी ही अकेले सर्वाइवर्स बचे थे। क्लारा रिक को ये भी बताती है कि उसके हस्बैंड ने कई बार क्लारा की जान बचाई थी। इधर शॉपिंग मॉल में बॉब को एक लिकर की बोतल रखी हुई दिख जाती है। वो उसे देखकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और लौटकर आके उस बोतल को उठा लेता है। बॉब एक बार फिर सोचता है और बोतल को वापस जोर से शेल्फ के ऊपर रख देता है। बॉब के बोतल के रखने के प्रेशर से वो शेल्फ नीचे आकर गिर जाती है और बॉब उसके नीचे दब जाता है। छत के ऊपर मौजूद वॉकर्स को शेल्फ के गिरने की आवाज सुनाई देती है और वो उस दिशा में मूव करने लग जाते हैं। शॉपिंग मॉल की छत बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। वो बहुत सारे वॉकर्स का बोझ नहीं सहन कर पाती और उस छत में एक जगह से गड्ढा हो जाता है। वॉकर्स लगातार एक के बाद एक गिरते जा रहे थे और नीचे मौजूद सभी लोग उनसे लड़ते जा रहे थे। डेरिल और जैक बॉब को शेल्फ के नीचे से निकाल लेते हैं, लेकिन जैक को इस बीच एक वॉकर बाइट कर लेता है। सभी लोग उस शॉपिंग मॉल से बाहर की ओर भागने लग जाते हैं। तभी ऊपर मौजूद हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है और वहां का एरिया पूरी तरह से वॉकर से भर जाता है। रिक और क्लारा इस बीच कैंप साइट तक पहुंच जाते हैं। क्लारा रिक को वहीं रुकने को कहकर आगे बढ़ती है और वहां आगे जाकर थोड़ा फुसफुसाती है। रिक तब तक कैंप में इधर उधर देख रहा था। तभी क्लारा पीछे से उसके ऊपर हमला करती है। क्लारा बहुत कमजोर थी। रिक आसानी से उसके ऊपर काबू पा लेता है। क्लारा उस वक्त बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। वो रिक को बताती है कि उसका हस्बैंड एडी टर्न हो चुका था और उसे फीड करने के लिए वो रिक को अपने साथ लेकर आई थी। क्लारा इसके बाद अपने आप को चाकू मार लेती है और रिक से कहती है कि वो उसे ना मारे, क्योंकि वो टर्न होने के बाद एडी के साथ ही इसी रूप में रहना चाहती थी। रिक उसे देखता है और वहाँ से चला जाता है। कैमरे को एक बार क्लारा के हस्बैंड की ओर फोकस किया जाता है, जो कि एक बोरे के अंदर बंद था और बाहर से ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर सिर्फ एडी का सिर था। कैरोल प्रिजन की लाइब्रेरी में सभी बच्चों को स्टोरी बुक से स्टोरी पढ़कर सुना रही थी। कैरोल बड़ों के जाने के बाद बच्चों को चाकुओं का यूज करना सिखाने लग जाती है। वहीं एक तरफ खड़ा हुआ कार्ल उसे इस तरह देखता है। कैरोल भी कार्ल को देख चुकी थी। कैरोल कार्ल से कहती है कि वो इस बारे में रिक को कुछ भी ना बताए। रिक प्रिजन तक वापस लौट कर आ जाता है और वो फैंस को देखने के लिए जाता है। रिक की नजर एक बार फिर से उस वॉकर पर पड़ती है जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। रिक पिग्स के बाड़े में आकर देखता है कि वॉयलेट मर चुका था। सप्लाई रन ग्रुप प्रिजन तक लौट कर आ जाता है।
ग्लेन मैगी को जैक की डेथ के बारे में बताता है और उसे बताता है कि डैरिल इसकी न्यूज देने के लिए बेथ के पास जाने वाला है। मैगी उस वक्त ग्लेन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ग्लेन मैगी के मुंह से ये सुनकर बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाता है, लेकिन मैगी उसे कहती है कि उसे इस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि बच्चे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि ग्लेन लॉरी की डेथ से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। डैरिल बेथ को जैक की मौत के बारे में बताने के लिए जाता है। बेथ डैरिल के मुंह से जैक की बात सुनकर कोई भी रिएक्शन नहीं देती। उसने नॉन एक्सीडेंटल डेज के लिए एक टैली बनाकर रखी थी। वो उठकर अपनी टैली को रीसेट कर देती है और डैरिल को कहती है कि अब उन्हें इन्हीं के बीच में रहना है और ये सब अब उसे झेलना ही होगा। उसी रात को बॉब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अपने आज के इवेंट के बारे में सोच रहा था। पैट्रिक उठकर वॉशरूम में जाता है। वो बहुत ज्यादा खांस रहा था। पैट्रिक जाकर सीधा शावर लेने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो जमीन के ऊपर गिर जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि पैट्रिक मर चुका था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। थोड़ी देर बाद ही पैट्रिक फिर से रिएनिमेट हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में एक अनजान साया प्रिजन के फेंस पर वॉकर्स को रेड देते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है टायरिस और कैरन की ओर, जो कि लाइब्रेरी में थे। टायरिस कैरन के लिए एक बहुत ही सुंदर सा गाना गाता है और उसके बाद दोनों अपने अपने सेल की ओर बढ़ जाते हैं। कैरन फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है और वहाँ उसे कोई आहट सुनाई देती है। कैरन अपने पीछे मुड़कर देखती है पर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। कैरन इसके बाद आगे बढ़ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि पीछे से पैट्रिक एक वॉकर के रूप में शॉवर के पीछे से निकलकर आ गया था। पैट्रिक धीरे धीरे कैरन के पीछे सेल ब्लॉक की ओर बढ़ने लग जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक सेल से कोई आवाजें सुनाई देती है। वो कैरन की ओर बढ़ना छोड़कर उस सेल के अंदर चला जाता है। पैट्रिक तुरंत ही उस सेल में जाकर वहाँ मौजूद आदमी की गर्दन के ऊपर बाइट कर लेता है, जिस कारण वो आदमी चिल्ला नहीं पाता और पैट्रिक उसे खाने लग जाता है। अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि पैट्रिक ने अभी अभी उस आदमी को मारकर खत्म किया था और वो आदमी अब रिएनिमेट होकर एक वॉकर बन चुका था। ग्लेन और मैगी दोनों ही वॉच टावर के अंदर सो रहे थे। ग्लेन की नींद खुलती है और वो शॉपिंग मॉल से लाए हुए कैमरे से मैगी की पोलराइज्ड फोटो खींच लेता है। मैगी की नींद खुलती है और वो अपनी फोटो देखकर खुश होती है। कार्ल और रिक दोनों ही पिग के बाड़े में थे और उन्हें खाना दे रहे थे। कार्ल रिक से पूछता है कि क्या वो भी फेंस के बाहर मौजूद वॉकर्स को क्लीन करने में उसकी मदद कर सकता है, लेकिन रिक कार्ल को इसके लिए मना कर देता है। तभी सेल ब्लॉक डी से मीका और लिसी दोनों चिल्लाती हुई बाहर आती हैं। उन्हें मदद चाहिए थी क्योंकि सेल ब्लॉक डी में बहुत सारे वॉकर्स ने हमला कर दिया था। मिशॉन अपनी सप्लाई रन से तुरंत ही लौटी थी और वो गेट के पास थी। उसका ध्यान इन लोगों की चीखों की तरफ जाता है। तभी उसके पास 2 वॉकर्स आ जाते हैं और वो उन वॉकर्स से लड़ने लग जाती है। कार्ल और मैगी आगे बढ़कर मिशॉन की हेल्प करते हैं, लेकिन इस बीच मिशॉन के पैर में मोच आ जाती है। कार्ल और मैगी मिशॉन को अंदर लेकर आते हैं। सेल ब्लॉक डी में मौजूद वॉकर्स को सर्वाइवल्स का पूरा ग्रुप क्लियर करने लग जाता है। इधर कैरोल रायन को एक सेल ब्लॉक के अंदर लेकर आती है। रायन के आर्म को वॉकर ने बाइट कर लिया था और कैरोल उसके आर्म को काटने की तैयारी करने लग जाती है। तभी कैरोल देखती है कि रायन के नेक पर भी वॉकर ने बाइट कर लिया था। कैरोल अब कुछ नहीं कर सकती थी। कैरोल रायन से कहती है कि वो आखिरी बार अपनी बेटियों से मुलाकात कर ले और उन्हें गुड बाय कह दे। सभी वॉकर्स को वहाँ से हटाने के बाद डैरिल और रिक उस पूरे एरिया को चेक करते हैं। तभी ग्लेन के ऊपर एक वॉकर अटैक कर देता है और डैरिल उस वॉकर को मार गिराता है। डैरिल उस वॉकर को देखकर रियलाइज करता है कि वो पैट्रिक था। रिक अपने ही लोगों को वॉकर में कन्वर्ट हुआ देखकर उन लोगों को मारने में थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन आखिर उसे उन्हें मारना ही पड़ता है। वो दोनों देखते हैं कि एक सेल ब्लॉक से चार्ली बाहर निकलकर आ रहा था। डैरिल और रिक को रियलाइज होता है कि चार्ली को बाइट नहीं किया गया था और वो रिएनिमेट होकर वॉकर बन गया था। रिक और डैरिल को रियलाइज होता है कि चार्ली को कोई भी वॉकर बाइट नहीं कर सकता था क्योंकि उसका सेल अंदर से बंद था। इसका मतलब था कि चार्ली की रात में मौत हो गई थी
और वो अपने आप रिएनिमेट होकर वॉकर बन गया था। रिक, हर्षल, डॉक्टर सुब्रमण्यम, जिन्हें कि डॉक्टर एस के नाम से बुलाया जाता था, डैरिल और बॉब सभी मिलकर चार्ली की बॉडी को एग्जामिन करते हैं और उन लोग का शक सही साबित होता है, क्योंकि चार्ली की बॉडी के ऊपर न तो किसी स्क्रैचेस के निशान थे और न ही वॉकर की बाइट के। डॉक्टर एस चार्ली को एग्जामिन करके बताता है कि उसकी आंखों से निकला हुआ ब्लड किसी बीमारी की ओर संकेत कर रहा था। रिक अपने पिग वॉयलेट की डेथ के बारे में डॉक्टर सुब्रमण्यम को बता देता है। ग्लेन सजेस्ट करता है कि ये कोई नई वॉकर की डिसीज हो सकती थी, जबकि डॉक्टर सुब्रमण्यम सभी लोगों को बताते हैं कि वो इस बीमारी के बारे में पहले से जानते थे। ये बीमारी पिग्स या फिर बर्ड्स से फैलने वाली बीमारी थी और पुराने जमाने में बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ करती थी। वो लोग आपस में बात करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि अब सेल ब्लॉक डी के काफी लोग फ्लू से अफेक्टेड हो सकते थे। कैरोल लेसी और मीका को रायन के पास लेकर आती है। लेसी और मीका अपने फादर को इस हालत में देखकर दुखी हो जाती हैं। लेसी और मीका के गुड बाय करने के बाद कैरोल रायन को मारना चाहती थी, लेकिन लेसी कैरोल से कहती है कि वो ये काम अपने हाथों से करना चाहती थी। लेसी अपने हाथों में चाकू ले लेती है, लेकिन वो अपने फादर को मार नहीं पाती। तब कैरोल लेसी के हाथ से चाकू लेकर रायन के हेड में स्टैब करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। काउंसिल में मौजूद सभी लोग डिस्कस करते हैं और ये तय करते हैं कि इन्फेक्टेड लोगों को सेल ब्लॉक ए में क्वारंटाइन कर दिया जाए। सभी लोगों को एक और से खांसने की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि वो कैरन थी जो लगातार खांस रही थी। कैरन सेल ब्लॉक ए में जाते जाते टेरेस को बताती है कि डेविड को भी फ्लू हो गया है और वो भी खांस रहा था। कार्ल और मैगी मिशॉन को अंदर लेकर आ रहे थे, तब उन लोगों की मुलाकात रिक से होती है। रिक मैगी को बताता है कि हर्षल और ग्लेन फिलहाल बिल्कुल ठीक हैं। अब उन्हें हर्षल से दूर रहना होगा, जिससे हर्षल इन्फेक्शन से दूर रहे। बैथ मिशॉन के वुंड को ड्रेसिंग करती है। तब मिशॉन बैथ को कहती है कि उसे अपने आप को उन वॉकर्स के हवाले कर देना चाहिए था। वो अब और जीना नहीं चाहती थी, जबकि बैथ कहती है कि अब उन्हें और जीने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैथ मिशॉन से उन लोगों की बात करती है जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया था और अपने पेरेंट्स को भी खोया था। बैथ की बात सुनकर मिशॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बैथ नोटिस करती है कि उसकी ड्रेस को जुडिथ ने गंदा कर दिया था। वो मिशॉन को जुडिथ को पकड़ाकर अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए जाना चाहती थी। मिशॉन एक बार जुडिथ को पकड़ने से मना कर देती है, लेकिन फिर बैथ को देखकर जुडिथ को अपनी गोदी में ले लेती है। पहले तो मिशॉन को जुडिथ को गोदी में लेना पसंद नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वो जुडिथ को देखती है उसे उसके ऊपर बहुत प्यार आता है और वो उसे अपने गले से लगाकर रोने लग जाती है। बैथ आकर मिशॉन को इस तरह से देखती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इस सीन को देखकर हमें ऐसा महसूस होता है कि जरूर मिशॉन के पास्ट में कुछ दर्दनाक घटना घटी होगी। मीका और लेसी फेंस के किनारे खड़े हुए थे। कैरोल उन दोनों से बात करने के लिए जाती है। कैरोल लेसी को कहती है कि उसे वीक नहीं होना चाहिए, उन्हें इस तरह की दुनिया में रहने की आदत होनी चाहिए। लेसी की आदत थी कि वो वॉकर से बात किया करती थी और उसने एक वॉकर का नाम निक भी रखा हुआ था। लेसी उस वॉकर को फैन से गायब देखती है और कैरोल से पूछती है कि वो लोग इस तरह से वॉकर्स को क्यों मारा करते हैं, और लेसी यह कहते हुए अंदर की ओर भाग जाती है। मीका कैरोल को एक्सप्लेन करती है कि लेसी अभी डिस्टर्ब्ड है, इसीलिए इस तरह से बिहेव कर रही थी। डैरिल मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए ग्रेव्स खोद रहा था। रिक उसकी मदद के लिए वहाँ पर आता है। डैरिल रिक को क्लियर करता है कि वो एक बहुत ही अच्छा लीडर है और उसने लोगों को यूनाइट करके रखा हुआ है। तभी अंदर से मैगी दौड़ती हुई आती है और चिल्लाकर रिक और डैरिल को बुलाती है। रिक और डैरिल मैगी के साथ जाकर देखते हैं कि फैंस के बाहर बहुत सारे वॉकर्स इकट्ठा हो गए थे और उन लोगों के प्रेशर से फैंस एक और से झुकने लग गई थी। साशा और ग्लेन
वहाँ मौजूद वॉकर्स को खत्म करने में लगे हुए थे। तभी साशा फेंस के किनारे पड़े हुए रेड्स की डेड बॉडीज को दिखाती है और सभी लोगों को बताती है कि कोई जानबूझकर ये काम कर रहा था जिससे कि वॉकर्स प्रिजन की फेंस की ओर अट्रैक्ट होकर आ जाएं। रिक वॉकर्स के हार्ट को देखकर एक प्लानिंग बनाता है और वो डैरिल को ट्रक लाने के लिए कहता है। रिक पहले ही देख चुका था कि उसके पिग्स के कारण सेल ब्लॉक में बीमारी फैल रही थी। रिक अपने सारे पिग्स को उस ट्रक के अंदर भर लेता है और बाहर से फेंस की ओर पहुंच जाता है। वो डैरिल से ट्रक आगे बढ़ाने के लिए कहता है और वॉकर्स का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए पिग की आर्टरी को काटकर उनके सामने फेंक देता है। वॉकर्स उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं और वो फेंस से दूर हो जाते हैं। इस तरह से रिक पिग का चारा बनाकर वॉकर्स को फेंस से बहुत दूर तक लेकर आ जाता है। लेकिन रिक अपने पिग्स को वॉकर्स को देते हुए काफी उदास भी था। कैरोल को लिजी और मीका एक बार फिर से फेंस के पास दिखाई देते हैं। कैरोल उन दोनों के पास जाती है और उन्हें बहादुर होने के लिए कहती है। कैरोल लिजी को काम करने के लिए उसके बालों में एक सुंदर सा फ्लावर भी लगा देती है। लिजी इसके बाद थोड़ी नॉर्मल होती है और वो कैरोल से नाइफ लेकर अपनी बेल्ट में लगा लेती है। कार्ल देखता है कि रिक पिग्स के घर को आग लगा रहा था। कार्ल जाकर रिक से उसका कारण पूछता है। तब रिक बताता है कि सेल ब्लॉक के अंदर जो वायरल बीमारी फैली हुई थी वो इन पिग्स के कारण फैली हुई थी। रिक कार्ल से कहता है कि जुडिथ को इन्फेक्शन से बचाने के लिए अब उन्हें कुछ समय तक उससे दूर रहना होगा। कार्ल तब रिक को बता देता है कि कैरोल बच्चों को चाकू का यूज करना सिखा रही थी। कार्ल रिक को ये भी कहता है कि वो कैरोल से कुछ न कहे। रिक कार्ल को उसकी गन वापस लौटा देता है। रिक कार्ल से कहता है कि अब वो बड़ा हो चुका है और उसे लगता है कि कार्ल अब उसे सही जगह पर यूज करेगा। रिक पिग पेन को आग लगा देता है और अपनी ब्लड से सनी हुई शर्ट भी उस आग के अंदर डाल देता है जिससे इन्फेक्शन अंदर तक न जाए। इधर टायरिस अपने हाथों में फ्लावर्स लेकर कैरन के पास जाता है लेकिन उसे वहाँ पर कैरन नहीं दिखाई देती। वो फ्लोर के ऊपर ब्लड के बने हुए कुछ निशान देखता है और उनका पीछा करते हुए हॉलवे के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। टायरिस को वहाँ पर 2 बॉडी जली हुई दिखाई देती है जिनमें से एक बॉडी पर कैरन के बैंड को देखकर वो कैरन की बॉडी को पहचान जाता है। टायरिस इसके बाद तुरंत ही रिक के पास जाता है और उन्हें कैरन और डेविड की जली हुई बॉडीज के बारे में बता देता है। टायरिस चाहता था कि रिक इस बारे में खोजबीन करे कि किसने कैरन और डेविड के साथ ये काम किया था। रिक टायरिस को शांत करवाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन टायरिस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रिक के मुंह पर 2 पंचेस लगा देता है। डैरिल टायरिस को पकड़ने की कोशिश करता है। इधर कैरोल रिक को समझाने की कोशिश करती है लेकिन तब तक रिक भी बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो टायरिस से भिड़ जाता है। रिक टायरिस को नीचे गिराकर उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। डैरिल किसी तरह से टायरिस और रिक को अलग करता है। रिक को तब रियलाइज होता है कि उसने लड़ाई करके अच्छा काम नहीं किया था। वो अपनी इंजर्ड आर्म को देखकर सोच में पड़ जाता है। डॉक्टर एस और हर्षल एक बाइट विक्टिम को देखने के लिए जाते हैं जिसकी आर्म को उन्होंने बाइट होने के बाद काट दिया था लेकिन वो आदमी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण बच नहीं पाया था। डॉक्टर हर्षल उसके हेड में स्टैब करके उसे मार डालते हैं। हर्षल रिक के इंजर्ड आर्म की बैंडेज करता है। हर्षल रिक को बताता है कि फ्लू बहुत ज्यादा तेजी से फैलता जा रहा था और अब एक काउंसिल मीटिंग बुलाने की जरूरत थी जिससे ये लोग डिसाइड कर सके कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। टायरिस बहुत ज्यादा दुखी था। वो कैरन और डेविड के लिए ग्रेव खोद रहा होता है तभी उसके पास बॉब पहुंचता है। बॉब टायरिस का मूड हल्का करने के लिए उससे बातें करने लग जाता है। टायरिस बॉब के साथ बात करके काफी कुछ नॉर्मल हो जाता है। इधर ग्लेन और हर्षल आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि अब फ्लू काफी कम हो चुका था। तभी वो दोनों देखते हैं कि साशा भी कफिंग करते हुए एक और से आ रही थी। साशा हर्षल को बताती है कि वो क्वारंटाइन वार्ड ए ब्लॉक की ओर जा रही है। ए ब्लॉक में डॉक्टर एस सभी लोगों का इलाज कर रहे थे लेकिन वो खुद भी फ्लू से बच नहीं पाते और वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अगले दिन सुबह एक काउंसिल मीटिंग होती है जिसमें सभी लोग ये डिस्कस करते हैं कि इस बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है।
हर्षल सभी लोगों को सजेस्ट करता है कि वहां से 50 मील की दूरी पर एक एनिमल हॉस्पिटल है जहां पर इन्हें ज़रूरत की एंटीबायोटिक्स मिल सकती थी, क्योंकि बाकी के हॉस्पिटल्स पहले से खाली हो चुके थे। इसीलिए अब इन लोगों के ग्रुप के पास एक वही ऑप्शन बचा था। इसी बीच ग्लैन भी इन्फेक्टेड हो जाता है और उसकी बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। सभी बीमार लोगों को सेल ब्लॉक ए में क्वारंटाइन किया जाता है। कैरोल सभी लोगों को सेल ब्लॉक के अंदर जाने में मदद कर रही थी। वो अपने मुंह के ऊपर एक मास्क पहने हुए थी। लिजी कैरोल के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि वो भी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और उसे लगता था कि वो भी इन्फेक्टेड है। कैरोल धीरे से उसे भी सेल ब्लॉक ए के अंदर भेज देती है और उसे कहती है कि अंदर ग्लैन उसका ध्यान रखेगा, जबकि लिजी चाहती थी कि कैरोल उसके साथ अंदर चले। कैरोल लिजी को अंदर भेजने के बाद अपना मास्क उतारकर रोने लग जाती है। कैरोल वाटर को पंपिंग करती है, तब वो देखती है कि वाटर के हॉस पंप में बहुत ज्यादा रेत इकट्ठी हो गई थी। वो रिक से इस बारे में बात करती है। उन्हें वाटर हॉस पंप से मिट्टी निकालने के लिए फेंस के बाहर जाना पड़ता। रिक कैरोल से कहता है कि वो दोनों मिलकर अगले दिन इस काम को करेंगे। कैरोल रिक को सजेस्ट करती है कि उसे टायरिस के पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। रिक टायरिस को ग्रेव खोदते हुए देखता है और तुरंत ही उसके पास जाकर उससे अपने बिहेवियर की माफी मांगता है। टायरिस भी रिक को क्लियर करता है कि वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। रिक टायरिस से प्रॉमिस करता है कि वो कैरन और डेविड के किलर को ढूंढ निकालेगा। सेल ब्लॉक के अंदर रिक कार्ल को बुलाकर उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि वो यंग बच्चों को और एल्डर्स को जहाँ पर अलग आइसोलेट किया गया है उनका ध्यान रखे और उन्हें गार्ड करे। बॉब और डेरिल दोनों ही एक गाड़ी में फ्यूल भरते हैं। तब बॉब को पता चलता है कि वो गाड़ी जैक की है और वो उसे याद करके थोड़ा उदास हो जाता है। डेरिल टायरिस को अपने मेडिकल रन के लिए बुलाने के लिए जाता है। तब टायरिस उसे बताता है कि वो ए ब्लॉक को गार्ड कर रहा था ताकि फिर से कैरन और डेविड के साथ जैसा हुआ है वैसा फिर किसी के साथ ना हो। डेरिल के समझाने पर टायरिस उसके साथ मेडिकल रन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। टायरिस बीमार शासक को अपना ध्यान रखने को कहकर वहां से अपनी टीम के साथ मेडिकल रन के लिए रवाना हो जाता है। हर्षल को ऑफिस ब्लॉक में बैठे बैठे कुछ याद आता है और वो बाहर आकर जंगल की ओर जाने लगता है। कार्ल हर्षल के साथ बाहर जाता है। हर्षल वहां जाकर एल्डर बेरीज को ढूंढकर उन्हें कलेक्ट कर लेता है। जब हर्षल एल्डर बेरीज कलेक्ट कर रहा था तब कार्ल को वहां पर एक वॉकर दिखाई देता है जिसका पैर एनिमल ट्रैप में फंसा हुआ था। कार्ल जब उसे मारने वाला होता है तब हर्षल कार्ल को रोक देता है और कार्ल को कहता है कि उन्हें हर वॉकर को मारना जरूरी नहीं होता। कार्ल इस बात पर हर्षल के साथ एग्री करता है और वो दोनों प्रिजन में वापस लौटकर आ जाते हैं। रिक टॉम की ओर जाता है और वहाँ पर पूरे कोर्टयार्ड को एग्जामिन करता है। वो ब्लड ट्रेल का पीछा करते हुए एक दरवाजे तक पहुँच जाता है और दरवाजे पर उसे एक हाथ का निशान दिखाई देता है। रिक उस निशान के ऊपर अपना हाथ रखकर कंपेयर करता है और उसे महसूस होता है कि वो हाथ किसी औरत का था। मैगी हर्षल को सेल ब्लॉक ए के अंदर एंटर करते हुए देखती है और तुरंत ही उसके पास जाकर उसे वार्न करती है। रिक भी मैगी की आवाज सुनकर वहां तक पहुंच जाता है और वो भी हर्षल को अंदर जाने के लिए मना करता है। हर्षल रिक और मैगी को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग हर दिन और हर घंटे अपनी जान को रिस्क में लेकर चल रहे थे। हर्षल रिक और मैगी को क्लियर करता है कि वो बीमारों की मदद कर सकता था और वो अपने मुंह के ऊपर स्कार्फ लगा के सेल ब्लॉक ए के अंदर घुस जाता है। सर्वाइवल्स का पूरा ग्रुप मेडिकल रन सप्लाई के लिए हॉस्पिटल की ओर जा रहा था। तभी डेरिल को रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बहुत ही धीमी थी लेकिन उसमें कुछ शब्द उसे समझ आ रहे थे जो कि थे सेंचुरी, सर्वाइव। डेरिल उन शब्दों को ध्यान से सुनने लग जाता है। तभी उन लोगों की गाड़ी बहुत सारे वॉकर से टकरा जाती है। डेरिल को गाड़ी रोकनी पड़ती है। वो लोग देखते हैं कि उनके और उनके डेस्टिनेशन के बीच में वॉकर्स का बहुत बड़ा झुंड खड़ा हुआ था। वो लोग अपनी गाड़ी को रिवर्स करते हैं और उनकी गाड़ी को बहुत सारे वॉकर्स के ऊपर से गुजरना पड़ता है जिसके कारण गाड़ी के पहिए पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं।
पूरे सर्वाइवल ग्रुप को उस गाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है क्योंकि वो गाड़ी अब उनके काम की नहीं रही थी। डैरिल, मिशॉन और बॉब किसी तरह से गाड़ी से बाहर निकल आते हैं, लेकिन टायरिस वहीं बैठा रह जाता है। टायरिस किसी सोच में गुम था। बॉब उसे बाहर निकलने के लिए बहुत आवाजें देता है। टायरिस गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने आसपास मौजूद वॉकर्स को बहुत गुस्से में मारने लग जाता है, लेकिन बहुत सारे वॉकर्स का झुंड उसके सामने आ जाता है। टायरिस चिल्लाकर सभी को जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद उन लोगों को अपने पीछे कुछ आवाज आती हुई महसूस होती है। वो सभी पीछे पलटकर देखते हैं तो उन्हें झाड़ियों में से टायरिस निकलता हुआ दिखाई देता है। सर्वाइवल्स का पूरा ग्रुप आगे की ओर बढ़ जाता है और कुछ वॉकर्स उनका पीछा करने लग जाते हैं। हर्शल एल्डरबेरी की टी बना चुका था और वो सभी इन्फेक्टेड लोगों को उस टी को पिला रहा था। हर्शल चाहता था कि इससे वो थोड़ा टाइम खींच ले, तब तक सर्वाइवल ग्रुप मेडिकल सप्लाईज लेकर आ जाएगा। हर्शल डॉक्टर एस के पास उसे भी टी देने के लिए जाता है। डॉक्टर एस को टी पीते पीते अचानक से बहुत तेज खांसी होती है और उसकी खांसी के खून के छींटे हर्शल के फेस के ऊपर पड़ जाते हैं। हर्शल समझता है कि अब वो भी इन्फेक्शन से दूर नहीं रह पाएगा। हर्शल अपना स्कार्फ खोल देता है। हर्शल डॉक्टर एस को इसके बाद एनकरेज करता है। हर्शल ग्लैन के पास जाकर उसे भी एल्डरबेरी की टी पिलाता है और उसे भी एनकरेज करने की कोशिश करता है। प्रिजन के बाहर कैरोल एक नॉइस डिस्ट्रैक्टिंग मशीन को फेंस के चारों तरफ लगा देती है, जिससे वॉकर्स उसकी ओर अट्रैक्ट होकर वहीं रहें, जबकि खुद वाटर हॉस पाइप को क्लीन करने लग जाती है। जंगल में मौजूद बहुत सारे वॉकर्स कैरोल की ओर आना शुरू कर देते हैं। इधर फेंस के पास मौजूद वॉकर्स का भी ध्यान कैरोल की तरफ हो जाता है और वो लोग भी कैरोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। रिक कैरोल को बाहर काम करते हुए देख लेता है। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए वॉकर्स को भी देख लेता है। रिक चिल्लाता हुआ कैरोल की तरफ आता है। कैरोल जल्दी जल्दी उस वाटर पंप को ठीक करने लग जाती है, लेकिन तभी वो उसके हाथ से पॉन्ड के अंदर गिर जाता है। रिक तुरंत ही कैरोल को बचाकर फेंस के अंदर ले जाता है और वो कैरोल से कहता है कि उन लोगों ने वाटर पंप को अगले दिन ठीक करने का डिसाइड किया था। फिर कैरोल को उस वक्त अकेले बाहर जाने की क्या जरूरत थी। कैरोल अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती है और धीरे से अंदर की ओर जाने लग जाती है। रिक आगे बढ़ती हुई कैरोल से पूछता है कि क्या उसने कैरेन और डेविड का मर्डर किया था। कैरोल इसका जवाब रिक को हाँ में देती है। कैरोल लेसी के पास जाती है और उसे बताती है कि वो रिक के साथ सप्लाई रन पर जा रही थी। कैरोल लेसी को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और उसे समझाती है कि उन लोगों को अगर सरवाइव करना है तो उन्हें बस एक ही बात दिमाग में रखनी होगी कि उन्हें वहाँ से भागना है। कैरोल लेसी को अपने चाकू को पीठ के पीछे पैंट में फंसाने के लिए कहती है, जिससे वो लेसी के लिए इजीली रीचेबल रहे। इसी बीच लेसी कैरोल को मॉम कहकर बुला देती है, लेकिन कैरोल को उसके मुंह से मॉम कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो लेसी को अपने को मॉम बुलाने से मना करती है। इसी बीच रिक कैरेन के रूम में जाता है जहाँ पर कैरोल ने उसे मारा था और वो कैरेन की डेथ को इमेजिन करता है कि किस तरह से कैरोल उसे मारकर वहाँ से घसीटते हुए बाहर ले गई होगी। इधर मेडिकल सप्लाई ग्रुप एक स्ट्रीम के पास मौजूद था। वहाँ पर टायरिस अपनी शर्ट धो रहा था और सभी लोग एक व्हीकल को अपने कब्जे में लेने के बारे में बात कर रहे थे। मिशॉन उन लोगों को सजेस्ट करती है कि उन लोगों के बहुत ही करीब बार्नेस विले टाउन है जहाँ पर उन्हें व्हीकल मिल सकती थी। डैरिल मिशॉन से एग्री करता है और वो पूरा ग्रुप आगे बढ़ने लग जाता है। टायरिस उस वक्त भी उन सभी को आगे बढ़ता हुआ देखकर उन्हें इग्नोर करता है। डैरिल और मिशॉन आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बॉब एक बार फिर से टायरिस को अपने साथ चलने के लिए कहता है। टायरिस बॉब को कहता है कि अब उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि साशा अब जिंदा नहीं होगी क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत चुका था। बॉब टायरिस को समझाने की कोशिश करता है। ये समझ नहीं आता कि टायरिस ने बॉब की बात समझी है या नहीं, लेकिन टायरिस उन लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है। इधर गाड़ी में कैरोल रिक को बताती है कि मैगी भी उन लोगों के साथ आना चाहती थी। रिक कैरोल को क्लियर करता है कि किसी न किसी को प्रिजन में वहाँ की देखभाल करने के लिए रोकना जरूरी था।
कैरोल इस बात पर रिक से कहती है कि क्या उसका रुकना जरूरी था जिस पर वो विश्वास करता है। कैरोल कैरन और डेविड की मौत को जस्टिफाई करती है और कहती है कि उनका मरना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि उनके कारण दूसरे लोग इन्फेक्टेड हो सकते थे और कैरोल ने उन दोनों को सफरिंग से बचाया था। उनकी डेथ बहुत ज्यादा पीसफुल थी। इधर डैरिल के सप्लाई ग्रुप को एक ऑटो शॉप मिल जाती है जहां पर उन लोगों को एक मिनी वैन मिलती है, लेकिन डैरिल चेक करके बताता है कि उसमें बैटरी नहीं थी। वो पूरा ग्रुप और गाड़ियों की खोज में वहां मौजूद झाड़ियों को साफ करने लग जाते हैं। टायरिस इस वक्त भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो कैरन की डेथ को लेकर बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाता है और झाड़ियों को जोर जोर से खींचने लग जाता है, जिसके कारण अंदर मौजूद एक दरवाजा खुल जाता है और कई वॉकर्स निकलकर बाहर आ जाते हैं। एक वॉकर टायरिस के सामने आ जाता है और टायरिस उस वॉकर को पकड़ लेता है। वॉकर और टायरिस दोनों ही जमीन के ऊपर गिर पड़ते हैं। तब बॉब उस वॉकर को मारकर टायरिस की हेल्प करता है। इस बीच कैरोल और रिक एक जगह पहुंच चुके थे। वहां वो एक घर में घुसकर कुछ चीजें ढूंढने लग जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि एक वॉकर सीढ़ियों के ऊपर मौजूद है। वो वॉकर कैरोल और रिक को देखकर सीढ़ी से नीचे उतरने लग जाता है, लेकिन वो उतरने की जगह वहां से लुढ़कते हुए नीचे आता है और कैरोल के ऊपर गिर जाता है। रिक उस वॉकर को कैरोल के ऊपर से हटाता है और कैरोल उस वॉकर को मार डालती है। कैरोल और रिक को ऊपर के बेडरूम के दरवाजे से दो लोग बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक लेडी एना और एक लड़का सैम था। वो लोग रिक और कैरोल को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सैम रिक को बताता है कि उसका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है। कैरोल सैम के शोल्डर को फिर से ठीक कर देती है। रिक उन लोगों से पूछता है कि वो लोग कहां से आए हैं और कहां जाने वाले थे। रिक उन लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए 3 सवाल भी पूछता है। सैम रिक के सवालों का जवाब देने के बाद उससे जानना चाहता था कि रिक उसे अपने ग्रुप में शामिल करेगा। रिक एना और सैम को उसी घर में रुकने के लिए कहता है और उन्हें कहता है कि वो अपनी सर्च पूरी करके वापस उन लोगों को ले जाने के लिए लौट कर आएगा। रिक सैम को 2 घंटे का समय देता है और उसे समय ट्रैक करने के लिए अपनी वॉच भी दे देता है। कैरोल चाहती थी कि सैम और एना भी उनकी सर्च में उनके साथ चलें और उनकी मदद करें, जबकि एना के पैर में इंजरी थी और सैम का शोल्डर डिसलोकेट हो चुका था। रिक उन दोनों को वहीं रुककर उनका इंतजार करने के लिए कहता है। इधर डैरिल का सर्वाइवल ग्रुप वेटरनरी कॉलेज पहुंच चुका था। वहां पर पूरे ग्रुप का सामना बहुत सारे वॉकर्स से होता है। डैरिल को उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि वो सभी वॉकर्स उसी फ्लू से मरे थे जो फ्लू इस वक्त प्रिजन में फैला हुआ था। टायरिस विंडो से बाहर एक फायर एक्सटिंग्विशर को फेंक देता है। वॉकर्स का ध्यान उस तरफ होने के बाद इन लोगों का पूरा ग्रुप विंडो से बाहर निकल जाता है। विंडो से बाहर निकलते समय बॉब का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसका बैग नीचे लटक जाता है, जिसे नीचे खड़े कई वॉकर्स पकड़कर नीचे खींचने लग जाते हैं। बॉब अपने बैग को बचाने की कोशिश करता है और वो अपने बैग को वॉकर्स से बचा लेता है। उस वक्त डैरिल बॉब का बैग चेक करता है और उसे देखकर हैरानी होती है कि बॉब के बैग में सिर्फ एक बॉटल लिकर है और कोई मेडिसिन नहीं है। डैरिल उस लिकर की बोतल को फेंकने लग जाता है, जिसे देखकर बॉब अपनी पिस्टल के ऊपर हाथ रखता है और डैरिल से उस बोतल को न फेंकने के लिए कहता है। डैरिल बॉब को वार्न करता है कि अगर उसने प्रिजर में लोगों के ठीक होने से पहले एक बूंद भी उस लिकर की बोतल से चखी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर रिक और कैरोल और भी कई हाउसेस को चेक करते हैं। उन्हें वहां के एक यार्ड में लगे हुए कुछ टोमेटोज दिख जाते हैं और रिक उन टोमेटोज को कलेक्ट करने लग जाता है। वहां से लौटते समय रिक और कैरोल को एक फूड बास्केट गिरी पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसमें से कुछ पीचेस बाहर गिरे हुए थे। उन्हें वहीं पर थोड़ी दूर पर एना की लेग दिखाई देती है। वो समझ जाते हैं कि एना अब जिंदा नहीं है और उन्हें थोड़ी दूर पर एना की कंज्यूम की हुई बॉडी भी दिख जाती है। रिक कैरोल से कहता है कि अब उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं रहा और उसके ग्रुप को अब उसकी जरूरत नहीं है। रिक कैरोल से कहता है कि अगर टायरिस को कैरोल के बारे में पता चलेगा कि उसने कैरन और डेविड को मार डाला था
तो वो कैरोल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रिक कैरोल को एक गाड़ी, कुछ सप्लाईज, कुछ खाना और फ्यूल देकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है। कैरोल जाते जाते अपनी वॉच, जो उसे एड ने एनिवर्सरी पे गिफ्ट दी थी, रिक को दे देती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। और रिक अपनी गाड़ी चलाता हुआ प्रिजन की ओर लौट रहा था। उसके डैशबोर्ड पर कैरोल की दी हुई वॉच रखी हुई थी।